Welcome back to my YouTube channel Physics Galaxy Academy. Hope you all are well and doing great in your lives. जी आज के लेक्चर में मैं आपको अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाऊंगी। ठीक है, इससे पहले जो है मैं आपसे चैप्टर नंबर सेकंड जो मैंने स्टार्ट किया हुआ है वेव नेचर ऑफ मैटर वाला। ठीक है, इससे पहले मैं आपको डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट, जीपी थॉम्सन एक्सपेरिमेंट, डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस ये पढ़ा चुकी हूँ। ठीक है, आज हम क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे जी। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है एंड डिस्क्राइब इट्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड डिस्कस हाउ इट वर्क्स इन सिंगल स्लिट डाइफ्रैक्शन। ठीक है, आज की वीडियो में हम देखते हैं जी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या होता है। द अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल वाज गिवन बाय हाइजेनबर्ग टू एक्सप्लेन द ड्युअलिटी ऑफ मैटर एंड रेडिएशन। अनसर्टेनिटी जो प्रिंसिपल जो है वो दिया हाइजेनबर्ग जो थे, वो साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया और उन्होंने मैटर और रेडिएशन की ड्युअलिटी को जो है वो हमें एक्सप्लेन किया कि ये दोनों जो है वो आपस में कैसे इंटरलेट करते हैं। चलिए जी हम देखते हैं जी पोजीशन मोमेंटम फॉर्म। जी हाइजेनबर्ग ने पोजीशन और मोमेंटम फॉर्म सबसे पहले जो है वो एक्सप्लेन की है इसमें। The position and momentum of a microscopic particle such as an electron can't be measured with great accuracy at the same time, or exact position and exact momentum of electron can't be known simultaneously. हिजनबर्ग बताते हैं इसमें कि पोजीशन और मोमेंटम जो है कि पोजीशन और मोमेंटम जो है एक माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल यानी कि माइक्रो लेवल पे जितने भी पार्टिकल आते हैं जैसे इलेक्ट्रॉन है, उसकी अगर हम एक्यूरेसी के साथ मेजर करना चाहें टाइम या पोजीशन तो हम नहीं मेजर कर सकते। ठीक है, एक या तो हम टाइम मेजर कर लेंगे, एक चीज़ मेजर होगी, या फिर पोजीशन मेजर कर लेंगे। एग्जैक्ट मोमेंटम जो है वो और या एग्जैक्ट पोजीशन जो है या एग्जैक्ट टाइम जो है एट द सेम टाइम हम मेजर नहीं कर सकते हैं। मतलब या तो हम पोजीशन मेजर कर सकते हैं या फिर मोमेंटम, लेकिन दोनों चीज़ें एट द सेम टाइम हम एक साथ मेजर नहीं कर सकते। ठीक है, ये हमें हिजनबर्ग ने बताया अपने लॉ से, अपने प्रिंसिपल से। ठीक है, अब वो बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। मतलब अब हम एक्सप्लेनेशन देखते हैं इसकी। सपोज वी हैव अ माइक्रोस्कोप बाय विच एन इलेक्ट्रॉन कैन बी सीन। कि वो कह रहे हैं कि सपोज कर लें हमारे पास माइक्रोस्कोप है जिससे हम एक इलेक्ट्रॉन को देख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन है, द इलेक्ट्रॉन कैन बी ऑब्जर्व बाय अ फोटोन। इलेक्ट्रॉन जो है वो हम उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं कि वो एक फोटोन है। ठीक है, द पोजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी ऑफ द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ ऑफ फोटोन एंड एज गिवन एज डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा। ठीक है, अब ये डेल्टा एक्स जो है वो यहाँ पर क्या शो हो रहा है कि पोजीशन है। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन की जो कि इक्वल है अप्रॉक्सीमेटली ऑर्डर है किसकी, वेवलेंथ फोटोन की वेवलेंथ की जो है वो इक्वल है। ठीक है, हमने फर्स्ट इक्वेशन कह दी। वो यहाँ पर हमें क्या बताने की कोशिश करें, क्या एक्सप्लेनेशन दे रहे हैं, पोजीशन और मोमेंटम जो है वो हम एक टाइम पर एट द सेम टाइम हम एक साथ एक इलेक्ट्रॉन का मेजर नहीं कर सकते या किसी भी माइक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट पार्टिकल का। ठीक है, the wavelength of photon must be small if we want to measure position of electron with great accuracy. अगर हम मेजर करते हैं पोजीशन एक इलेक्ट्रॉन की तो जो वेवलेंथ है फोटोन की वो बहुत ज़्यादा छोटी हो जाती है। ठीक है, अगर हम एक एक्यूरेसी के साथ, ग्रेट एक्यूरेसी के साथ हम मेजर कर भी लें करना चाहें इलेक्ट्रॉन की पोजीशन, तो क्या होगा, हमारे पास वेवलेंथ जो है वो बहुत स्मॉल हो जाएगी। किसकी, फोटोन की। The photon of smaller wavelength has high energy because wavelength and energy are inversely proportional to each other. ये तो हम सब जानते हैं कि एनर्जी और वेवलेंथ का आपस में एक इनवर्स रिलेशन है कि फॉर एग्जांपल अगर एनर्जी इंक्रीज हो रही है तो वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है, अगर वेवलेंथ डिक्रीज हो रही है तो एनर्जी इंक्रीज हो रही है। द फोटोन ऑफ स्मॉलर वेवलेंथ हैज़ हाई एनर्जी। ठीक है, जो फोटोन जिसकी वेवलेंथ स्मॉलर हो जाएगी तो उसके पास एनर्जी क्या हो जाएगी, हाई हो जाएगी, क्योंकि आपस में इन दोनों का क्या है, इनवर्स रिलेशन है। E इज इक्वल्स टू एच एफ इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। हम इस फॉर्मूले से भी देख सकते हैं ये बात। अब हम बात करते हैं मोमेंटम की कि मोमेंटम क्यों नहीं मेजर कर सकते और पोजीशन जो है वो क्यों नहीं मेजर कर सकते एट द सेम टाइम ऑफ अ माइक्रोस्कोपिक इलेक्ट्रॉन या माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। The momentum of electron changes in a big amount when such a high energy photon collides with electron. जो मोमेंटम है इलेक्ट्रॉन को बहुत ज़्यादा चेंज होता रहता है जैसे ही हाई एनर्जी फोटोन जो है वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ। फोटोन और इलेक्ट्रॉन का जी आपस में बड़ा इंटर रिलेटेड जो है वो रिलेशन है। इट मीन्स अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम इंक्रीजेस। जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रॉन का जो मोमेंटम है वो
तो जब इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम जो है वो इतने ज़्यादा अमाउंट में इंक्रीज़ कर जाएगा तो वहाँ पर क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो हम पोजीशन तो कैसे मेजर कर सकते हैं और मोमेंटम को एट द सेम टाइम एक साथ हम मेजर नहीं कर सकते पोजीशन एंड मोमेंटम को। जब मोमेंटम इतना ज़्यादा इंक्रीज़ कर जाएगा तो हम जब मेजर करने लगेंगे ना पोजीशन और मोमेंटम को इलेक्ट्रॉन के, तो क्या होगा, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी, उसमें चांसेस जो है वो ज़्यादा हो जाएंगे एरर के, ठीक है। मिस्टेक एरर के जो है वो चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे, इसलिए हम एट द सेम टाइम दोनों चीज़ें एक्यूरेसी से मेजर नहीं कर सकते। ये हमें हाइजेनबर्ग ने बता दिया अपने प्रिंसिपल के ज़रिए, ठीक है। The uncertainty in momentum can be reduced when photon of smaller energy is used, but it will cause increasing wavelengths और uncertainty in position increases। अगर हम अगर हम मोमेंटम को, इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम ज़्यादा नहीं चाहते, हम कम चाहते हैं, तो क्या होगा, जब हम इलेक्ट्रॉन अनसर्टेनिटी जो है मोमेंटम में रिड्यूस करेंगे तो क्या होगा, फोटोन जो है वो फोटोन जो है उसकी जो एनर्जी जो है वो बहुत जो है वो कम हो जाएगी, ठीक है। और फिर क्या होगा, वेवलेंथ इंक्रीज़ हो जाएगी, और वेवलेंथ जब इंक्रीज़ हो जाएगी तो क्या होगा, अनसर्टेनिटी जो है वो पोजीशन में आ जाएगी, ठीक है, वहाँ बढ़ जाएगी। अगर एक चीज़ को हम कम करें दूसरी चीज़ बढ़ जाती है, दूसरी चीज़ को कम करते हैं तो पहले वाली चीज़ बढ़ जाती है, ठीक है, पहले वाली चीज़ इंक्रीज़ हो जाती है। तो इंक्रीज़ डिक्रीज़ चलता रहता है। तो इसलिए हम मोमेंटम और पोजीशन को एट द सेम टाइम साइमल्टेनियसली मेजर नहीं कर सकते, ठीक है। ये प्रूफ हो गया। ये हिजनबर्ग ने अपने प्रिंसिपल के थ्रू जो है वो हमें प्रूफ कर दिया। Therefore, position and momentum of electron can't be measured with great accuracy at the same time. Consider a photon having momentum lambda by h by lambda। h का यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट है, लैम्डा जो है वो वेवलेंथ है, ठीक है, फोटोन की। तो कहते हैं हम कंसिडर करते हैं कि एक फोटोन जो है जिसके पास मोमेंटम जो है वो h by लैम्डा है, वो कोलाइड करता है इलेक्ट्रॉन के साथ एंड ट्रांसफर इट मोमेंटम टू इलेक्ट्रॉन। और वो जो जैसे ही कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन के साथ तो क्या कर देगा, वो अपना मोमेंटम जो है वो फोटोन जो है वो अपना मोमेंटम ट्रांसफ़र कर देगा इलेक्ट्रॉन को। तो क्या होगा, द चेंज इन मोमेंटम ऑफ इलेक्ट्रॉन इज़ ऑफ द ऑर्डर ऑफ मोमेंटम ऑफ फोटोन। इसके बाद जो चेंज आएगा इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम के अंदर वो क्या आएगा, डेल्टा पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच बाय लैम्डा। ये एक सेकेंड इक्वेशन बन गई। फर्स्ट इक्वेशन हमारे पास थी डेल्टा एक्स अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू लैम्डा, ठीक है। अब दोनों को जब हम अगर हम इक्वेशन 1 को यानी कि x को पुट करें, डेल्टा x को पुट करें, अगर हम इक्वेशन 2 के अंदर यानी कि लैम्डा की जगह अगर हम डेल्टा x पुट करें तो हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी डेल्टा पी एक्स डेल पी एक्स अप्रॉक्सीमेटली एच ओवर लैम्डा अप्रॉक्सीमेटली एच ओवर डेल्टा एक्स। तो हमारे पास क्या इक्वेशन बन गई, डेल्टा पी एक्स इक्वल टू अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच, यानी कि डेल्टा एक्स जो है वो डेल्टा पी एक्स से मल्टीप्लाई हो गया और वो अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू एच बन गया। दिस रिलेशन विद मोर केयरफुल कैलकुलेशंस टेकिंग इनटू अकाउंट रैंडम एरर्स एंड सिस्टमैटिक एरर्स कैन बी रिटन एज। ये जो रिलेशन है ये बहुत ज़्यादा केयरफुल कैलकुलेशन करनी पड़ती है, ठीक है, क्योंकि इसमें रैंडम एरर भी आ सकता है और सिस्टमैटिक भी एरर भी आ सकता है, ठीक है। रैंडम एरर क्या होता है कि कोई भी जो है आप रेपिटेटिव, अगर हम एक एक्सपेरिमेंट को कर रहे हैं, ठीक है, डिफरेंट वैल्यूज़ के साथ, तो उसमें जो है वो एरर आ सकता है, ठीक है। अगर हम बार बार लेते हैं एक चीज़ को तो क्या आएगा, एरर आ सकता है रीडिंग्स में। और सिस्टमेटिक एरर क्या होता है कि अगर कोई ऑपरेटर्स फॉल्टी है और अगर हमें पता नहीं है, हम ऐसे अपना एक्सपेरिमेंट करने चले गए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, सिस्टमेटिक एरर आ जाएगा, मतलब सिस्टम में एरर आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से भी आ सकता है, तो जो फॉल्टी ऑपरेटर्स की वजह से एरर आता है उसे क्या कहते हैं, सिस्टमेटिक एरर। और जो रैंडम एरर है वो रैंडमली आ जाता है, मतलब अगर हम सेवरल टाइम्स रेपिटेटिव मेजरमेंट्स लें तो क्या होगा, रैंडम एरर आ जाएगा, ठीक है। तो हमारे पास क्वेश्चन क्या बनेगी, डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच ओवर 2 पाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। जो एच कट है यहाँ पर, ये क्या है, ये यहाँ पर जो है पोजीशन मोमेंटम को कि अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल को शो कर रहा है इन कंपोनेंट फॉर्म। अगर हम कंपोनेंट फॉर्म देखें पोजीशन मोमेंटम की तो क्या आएगी हमारे पास, डेल्टा पी एक्स, मतलब हम जो है वो तीनों कंपोनेंट्स लेंगे, ठीक है। अब हमें एक्स के साथ इस इक्वेशन को लिखा है ना, हम तीनों कंपोनेंट्स के साथ अगर हम इस इक्वेशन को लिखें तो इक्वेशन बनेगी हमारे पास एक्स वाई जी के साथ, यानी कि तीनों कंपोनेंट्स हैं ना, ठीक है। अगर हम इनके साथ इक्वेशन बनाए तो हमारे पास ये सिंपल इक्वेशन बनेगी, डेल्टा पी एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट, डेल्टा पी बाई डेल्टा वाई ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट, डेल्टा पी जी डेल्टा जी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट, ठीक है। ये हो गया हमारा पोजीशन मोमेंटम फॉर्म वाला। अब नेक्स्ट पार्ट में हम जो है वो पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म को देखते हैं जी। अब हम देखते हैं जी हिजनबर्ग प्रिंसिपल का सेकंड वाला जो है वो हम देखते हैं पार्ट, पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म।
The position and velocity of a microscopic particle, such as electron, cannot be measured with great accuracy at the same time, or exact position and exact velocity of a particle, such as an electron, can't be known simultaneously. जिस तरह पोजीशन और मोमेंटम को हम एक टाइम पर एक साथ मेजर नहीं कर सकते एक्यूरेसी के साथ, इसी तरह पोजीशन और वेलोसिटी जो है वो हम किसी भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल की मेजर नहीं कर सकते, उसमें अनसर्टेनिटी आ जाएगी। ठीक है, एक प्राइम में हम एक चीज़ को मेजर कर सकते हैं, जैसे अब हम पोजीशन और वेलोसिटी को मेजर करेंगे तो दोनों को हम नहीं कर सकते एग्जैक्ट सेम टाइम और एग्जैक्ट पोजीशन और एग्जैक्ट वेलोसिटी ऑफ पार्टिकल। ठीक है, हम मेजर नहीं कर सकते इलेक्ट्रॉन की। अब एक्सप्लेनेशन देखते हैं। द पोजीशन एंड मोमेंटम फॉर्म ऑफ अनसर्टेनिटी रिलेशन इज डेल्टा पी एक्स डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू एच कट। डेल्टा पी एक्स की जगह अगर हम एम वी लिखते हैं, क्योंकि हम पता है कि मोमेंटम जो है वो इक्वल होता है मैस इनटू वेलोसिटी के, तो पी की जगह पी एक्स की जगह डेल्टा पी एक्स की जगह हमने एम वी एक्स डेल्टा को बाहर लिख दिया। ठीक है, पी की जगह हमने क्या पुट कर दिया, मोमेंटम का रिलेशन, क्योंकि हम पता है पी इज इक्वल टू एम वी होता है। मोमेंटम जो है वो प्रोडक्ट होता है किसका, मैस और वेलोसिटी का, एम वी एक्स। ठीक है, अब हम क्या लिखेंगे, डेल्टा वी एक्स एम 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 जो है वो राइट हैंड साइड पर चला जाएगा, एच कट ओवर एम हो जाएगा, डेल्टा वी एक्स डेल्टा एक्स ग्रेटर देन और इक्वल्स टू एच कट ओवर एम। The position velocity form of personality principle in component form is written as delta Vx delta x greater than or equals to h cut over m। इसी तरह हमने इसको y के कंपोनेंट के साथ भी लिख लिया, इसी तरह z कंपोनेंट के साथ भी लिख लिया। तीनों कंपोनेंट्स के साथ हमारे पास इक्वेशन बस x y z जो है वो चेंज हो जाएगा और ये सेम इक्वेशन रहेगी। ठीक है, ये पोजीशन वेलोसिटी आ गई, मोमेंटम सॉरी अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की पोजीशन वेलोसिटी फॉर्म आ गई। ठीक है, ऊपर हमने पोजीशन मोमेंटम फॉर्म डिस्कस की थी फर्स्ट पार्ट में। हम इस पार्ट में हमने क्या किया है, पोजीशन और वेलोसिटी की फॉर्म को डिस्कस किया है अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल की, जो कि हमें हिजनबर्ग साइंटिस्ट थे, उन्होंने हमें प्रूव करके दी, हमें बताई। ठीक है, अब हम देख लेते हैं थर्ड पार्ट, एनर्जी टाइम फॉर्म। जिस तरह से हम पोजीशन और मोमेंटम को मेजर नहीं कर सकते, वेलोसिटी और पोजीशन को मेजर नहीं कर सकते एट द सेम टाइम, इसी तरह एनर्जी और टाइम को हम एट द सेम टाइम मेजर नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें क्या आ जाएगी, अनसर्टेनिटी आ जाती है। The energy is emitted in the form of a photon when electron jumps from higher energy stage to lower energy state। देखिए, जैसे ही एक फोटोन जो है जैसे ही जंप करता है अपने हायर लेवल से लोअर लेवल के अंदर, ठीक है, वो कोई ना कोई एनर्जी एमिट करता है। ठीक है, फोटोन की फॉर्म में। ठीक है, फोटोन क्या करता है, द एनर्जी इज एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन। एनर्जी जो है वो एमिट होती है फोटोन की फॉर्म में, जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन जो है वो जंप करता है फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, एनर्जी एमिट हो जाएगी। ठीक है, द अमाउंट ऑफ एमिटेड एनर्जी ड्यूरिंग डी एक्साइटेशन एंड टाइम इंटरवल ऑफ डी एक्साइटेशन कैन नॉट बी मेजर्ड विद ग्रेटर एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। तो जैसे ही इलेक्ट्रॉन जो है वो जैसे ही फोटोन के फॉर्म में एनर्जी जो एमिट होगी इलेक्ट्रॉन से, तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन जो है वो दोबारा से जो है वो डी एक्साइट होगा, दोबारा से जो है वो लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट पे जाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो तब भी एनर्जी एमिट होगी। जो टाइम इंटरवल होगा आपस में, यानी कि जब वो लोअर से हायर और हायर से लोअर की तरफ आ रहा है, वो जो टाइम इंटरवल होगा इलेक्ट्रॉन का, हम उसको भी मेजर नहीं कर सकते विद ग्रेट एक्यूरेसी एट द सेम टाइम। या एनर्जी मेजर कर सकते हैं, ठीक है, एक टाइम पे, या फिर टाइम। लेकिन क्या हो रहा होता है, दोनों चीज़ें एक साथ हो रही होती हैं, एनर्जी भी एमिट आउट हो रही होती है और टाइम इंटरवल भी चल रहा होता है। ठीक है, हम फिर एक चीज़ को ही मेजर कर सकते हैं, हम दोनों चीज़ों को एक साथ मेजर नहीं कर सकते, ये हमें हेजनबर्ग ने बताया। आगे देखते हैं, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एमिटेड इन द फॉर्म ऑफ अ फोटोन व्हेन इलेक्ट्रॉन जंप्स फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट इज गिवन एज डेल्टा ई अप्रॉक्सीमेटली एच एफ, डेल्टा ई अप्रॉक्सीमेटली एच सी अपॉन लैम्डा। फ्रीक्वेंसी किसके इक्वल होती है, सी अपॉन लैम्डा। वो जो फोटोन की फॉर्म में एनर्जी एमिट हुई थी इलेक्ट्रॉन से, उसकी इक्वेशन हमारे पास क्या बनेगी, जब इलेक्ट्रॉन ने जंप किया फ्रॉम हायर एनर्जी स्टेट टू लोअर एनर्जी स्टेट, तो हमारे पास इसकी इक्वेशन बनेगी डेल्टा ई अप्रॉक्सीमेटली एच सी अपॉन लैम्डा। एफ की जगह हमने फ्रीक्वेंसी की जगह हमने उसका फॉर्मूला पुट कर दिया, सी अपॉन लैम्डा। ठीक है, हमारे पास थर्ड इक्वेशन बन गई, जो द एमिटेड फोटोन हैविंग वेलोसिटी सी टाइम्स
take delta t to pass distance delta x between two states. The time interval of the excitation is given as delta t approximately delta x over c, यानी कि delta x की जगह हमने approximately किसके इक्वल, delta x हमारे पास किसके इक्वल होता है, लैम्डा के इक्वल होता है। हमने क्या किया, delta t को जो है वो अप्रोक्सीमेटली किसको लिख दिया, लैम्डा फंक्शन। ये हम फर्स्ट पार्ट में बन चुके हैं पोजीशन और मोमेंटम फॉर्म कि डेल्टा एक्स जो है वो हमारे पास इक्वल होता है लैम्डा के वेवलेंथ के। ये हमारे पास फोर्थ इक्वेशन लगे। अब मल्टीप्लाई करेंगे हम इक्वेशन नंबर 3 को एंड इक्वेशन नंबर 4 को। ठीक है, हमने इक्वेशन नंबर 3 लिखी एच सी अपॉन लैम्डा और लैम्डा अपॉन सी और डेल्टा ई और डेल्टा को मल्टीप्लाई कर दिया डेल्टा टी के साथ और एच सी अपॉन लैम्डा को मल्टीप्लाई कर दिया लैम्डा बाय सी के साथ। ठीक है, लैम्डा लैम्डा से कैंसिल, सी से कैंसिल, हमारे पास क्या रिमेनिंग रहा, डेल्टा ई डेल्टा टी अप्रॉक्सीमेटली एच, यानी कि प्लैंक्स कांस्टेंट की कुल होगी एनर्जी और टाइम की वैल्यू। ठीक है, जो चेंज आया एनर्जी और टाइम में, दिस रिलेशन with more careful calculations taking into account random error and systematic error। वो यही बात कर रहे हैं कि इस रिलेशन में जो है वो रैंडम एरर भी आ सकता है और सिस्टमेटिक एरर भी आ सकता है। ठीक है, हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी जिसे हम लिखेंगे डेल्टा ई डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन 2 पाई ग्रेटर देन इक्वल टू एच कट। एच कट यहाँ पे क्या है, हेजनबर्ग जो है वो यहाँ पे प्लैंक्स कांस्टेंट जो है वो शो करा है, हेजनबर्ग एच कट जो है वो यहाँ पर इसके इक्वल कर दिया हमने। ठीक है, ये तो था हमारे पास कंसर्टेंटिव प्रिंसिपल about duality of matter and radiation। If you have any question, let me know in the comment section. Please don't forget to subscribe my YouTube channel. It means a lot for me। नेक्स्ट वीडियो में जो है वो हम देखेंगे अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल और सिंगल स्लिट डायफ्रैक्शन। ओके, टिल दैट टाइम टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।